हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने चैनल यूबी कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी के सामान्य अध्ययन को कर रहे थे, जिसके अंदर अपने पहले जनरल विज्ञान के बारे में जनरल साइंस को प्रारंभ किया था, जिसके अंदर अपनी पहली शाखा जो थी भौतिक विज्ञान की, जिसमें पहला टॉपिक अपना कौन सा था? विद्युत धारा व विभव वाला, धारा व विद्युत एंड चुंबकीय वाला। इन तीनों में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर चुंबक की। तो इन तीनों के बारे में जो जो मेन डेफिनेशन थी, इनके फॉर्मूले थे, इनके बेसिस से कौन कौन से और नए टॉपिक बन सकते हैं, इन तीनों के बारे में अपने पिछली क्लासों के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कौन सा? प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स को प्रारंभ किया था। ऑप्टिक्स को प्रारंभ किया था तो आज अपने पहले इसकी क्लास एक हो चुकी है एंड उस क्लास का अपना क्विक रिव्यू देख लेते हैं। कौन सा आज अपने क्लास में करेंगे? ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाशिकी कि प्रकाशिकी क्या होता है। प्रकाशिकी प्रकाशिकी का मतलब ये होता है कि मतलब जिसके अंदर प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार की शाखा को प्रकाशिकी कहती है। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश से संबंधित उनकी नेचर एंड उससे रिलेटेड जो भी उनके घटनाएं है, उन सभी का जो स्टडी अध्ययन करते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक तो प्रकाश की प्रकृति और उससे संबंधित घटनाएं, इन सभी का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है। और प्रकाशिकी के कौन कौन से भाग है? प्रकाशिकी के दो भाग है। पहला तरंग प्रकाशिकी एंड सेकंड किरण प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी एंड किरण प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी का मतलब जिसके अंदर प्रकाश को अपने एक तरंग मान के उसका अध्ययन करेंगे। मतलब प्रकाश को एक तरंग के रूप में मानेंगे, तरंग मानकर उसका प्रकाश का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश को एक तरंग मानकर उसका अध्ययन करना तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है। मतलब प्रकाश को एक तरंग के रूप में जिन भी अपने सिचुएशन के अंदर उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो उस शाखा को तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। एंड सेकंड, यदि प्रकाश को अपने एक किरण के रूप में मानेंगे, किरण मानकर यदि प्रकाश की घटनाओं से संबंधित उनका अध्ययन करेंगे तो उसे अपने किरण प्रकाशिकी कहते हैं। तो ये थे प्रकाश के दो भाग, कौन कौन से? तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। अब बात करते हैं प्रकाश की कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रकाश के जो महत्वपूर्ण गुण हैं कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। पहला कि प्रकाश जो होता है, आप सभी को पता है कि प्रकाश जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा में संचरित होता है, नो डाउट इस बात में। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रकाश की पहली प्रॉपर्टी यानी कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में संचरित होता है, सीधी रेखा में संचरित होता है। ठीक है। दूसरी बात यानी कि व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इन सभी के जो घटनाओं का अध्ययन है वह प्रकाश के कारण ही पॉसिबल है, प्रकाश के कारण ही संभव है। कौन कौन सी? यानी कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सब जो टॉपिक का अध्ययन जो है प्रकाश के कारण ही संभव है। ठीक है। कौन कौन से जो अपने करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर, वो सिर्फ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में ही करेंगे। व्यतिकरण, ध्रुवण जो है वह बीएससी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इनका साइंस स्ट्रीम में होता है टॉपिक, पूरा का पूरा एक एक यूनिट होती है इनकी। तो अपने जो इस प्रकाश की प्रारंभ किया है उसके अंदर सिर्फ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को ही करेंगे और इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना पहला कौन सा? इसके प्रकाश के गुणों में पहला कि ये एक सीधी रेखा में संचरित होती है, दूसरी कि यह जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि सभी जो घटनाएं हैं वह प्रकाश के कारण ही संभव हो सकी है। ठीक है। एंड उसके बाद जो प्रकाश की प्रकृति जो होती है, प्रकाश की प्रकृति जो होती है हमेशा द्वैत प्रकृति होती है। कौन सी? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति बोले तो प्रकाश जो होता है कणीय व तरंगीय दोनों माध्यम प्रदर्शित करता है। प्रकाश जो होता है कणीय व तरंगीय दोनों माध्यम प्रदर्शित करता है। तरंगीय व प्लस कणीय, तरंगीय प्लस कणीय दोनों प्रकार का माध्यम प्रदर्शित करते हैं कौन? प्रकाश।
तो इसे प्रकाश को मतलब द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश की प्रकृति किस तरह मानी जाती है। यदि पूछे कि प्रकाश की प्रकृति को किस तरह मानेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश की प्रकृति हमेशा ही द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति बोले तो यानी कि प्रकाश जो है कणीय व तरंगीय दोनों प्रकार की सिचुएशन को व्यक्त करता है। ठीक है, ये था प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ एक पॉइंट। अब उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी में जो घटनाएं हैं उनमें प्रकाश का परावर्तन का बोले तो आपको बताया कि यदि प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम के अंदर आ रही है, इस तरह कोई प्रकाश की किरण आ रही है सीधी, तो मानो ये माध्यम 1 है, M1 पहला माध्यम, इस माध्यम में प्रकाश की किरण सीधी आएगी। आपको बताया कि प्रकाश का पहला गुण यही होता है कि प्रकाश जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा में संचरित होता है। तो प्रकाश का जो सीधी रेखा में आ रही है वह टकराई इस माध्यम के पृष्ठ से, जो माध्यम M2 है, इससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। उसी माध्यम बोले तो मतलब पहले वाले माध्यम के अंदर M1 में ही लौट गई, यानी कि दूसरे माध्यम में वह नहीं गई। तो पहले दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पहले माध्यम में लौट गई, और इन दोनों किरणों के जो आने वाली किरण वह आपतित किरण, एंड जाने वाली किरण परावर्तित। यदि परावर्तन के बारे में बात करें तो जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ठीक है। एंड इन दोनों के मध्य जो बीच में जो लंब होगा 90 डिग्री का, इनको क्या कहते हैं, अभिलंब। जो प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों को बीच में से काटने वाला, इन दोनों को बराबर हिस्सों में बराबर कोण पे बांटने वाला लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। ठीक है, मतलब जो आपतित कोण है, एक बार आपको मैं फिर से बताता हूं। जो अब इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या रहती है कि जो आपतन कोण, ये आपतित किरण वाला आपतन कोण I और ये परावर्तित किरण वाला R, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों हमेशा ही बराबर होते हैं। यदि बराबर नहीं है तो मतलब वह परावर्तन की घटना को व्यक्त नहीं करता। ये इसका मेन गुण रहता है। मतलब परावर्तित आपतन कोण I, आपतन कोण यानी कि आपतित किरण द्वारा प्रदर्शित करने वाला कोण आपतन कोण, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। एंड उसके बाद परावर्तित कोण, परावर्तन कोण कौन सा, जो परावर्तित किरण के द्वारा प्रदर्शित होता है, जिसे R से व्यक्त करते हैं। ये दोनों हमेशा ही हर सिचुएशन के अंदर इक्वल होते हैं, I = R। यदि बराबर नहीं है तो मतलब ये परावर्तन की घटना को प्रदर्शित नहीं करेगा। ये परावर्तन के बारे में अपने महत्वपूर्ण बात कर चुके थे। एंड उसके बाद अपना कौन सा टॉपिक था, ठीक है, उसके बाद अपना कौन सा दर्पण वाला था कि दर्पण को अपने कितने भागों में बांटेंगे। दर्पण को 2 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आपको पता है घरों में अपने सिंपली यूज करते हैं समतल दर्पण, जिसमें अपने चेहरा देखने के लिए, जिसमें यदि अपने बिंब के सामने यानी कि दर्पण के सामने यदि अपने खड़े होंगे तो उतनी ही दूरी पे अपने परछाई यानी कि अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा, ये देखो समतल दर्पण था पहला। समतल दर्पण यानी कि इतनी दूरी पर ये अब कोई दर्पण है जिसपे कोई भी यहाँ पे इसके एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश की गई है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा कोई समतल कांच होता है जिसकी एक पृष्ठ के ऊपर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसपे पॉलिश की गई हो एक पृष्ठ पे। मानो यहाँ पे ये कोई बिंब रखा हुआ है, ठीक है, इतनी दूरी पे बिंब है, तो जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, आइडिया से देख लो, ये इतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये जितनी ऊंचाई इसकी बिंब की होगी समतल दर्पण के अंदर, ओनली समतल दर्पण में जितनी ऊंचाई इसकी होगी उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी, किसकी, प्रतिबिंब की। ठीक है, ये था समतल दर्पण के बारे में, जितनी दूरी पे ये होगा उतनी ही दूरी पे ये होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो समतल दर्पण के अंदर हमेशा प्रतिबिंब जो होता है आभासी यानी कि काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता। ये था समतल दर्पण के बारे में। एंड उसके बाद अपने अध्ययन किया था कौन सा, गोलीय दर्पण के बारे में, कि गोलीय दर्पण क्या कहता है। गोलीय दर्पण यानी कि कोई भी गोले का कटा हुआ कोई एक हिस्सा लो, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण यानी कि गोले का कटा हुआ कोई भी एक हिस्सा जिसको काटकर एक पृष्ठ पे चमकीली पॉलिश कर दी जाए। गोले के कटे हुए किसी भी एक भाग पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इस प्रकार देखो, ये कोई गोला है जिसका कटा हुआ भाग मानो ये, इसके किसी भी एक पृष्ठ में मानो उभरी हुई भाग पे पॉलिश कर दी जाए
और ये बीच में से कौन सा मुख्य अक्ष होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसके एक पृष्ठ पे चमकीली पॉलिश कर दी जाए। ठीक है। एंड उसके बाद मानो इसको गोलीय दर्पण को दो भागों में बात कर चुके थे, दो भागों में डिस्कस कर चुके थे। कौन सा, कि गोलीय दर्पण को दो भागों में, उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण बोले तो मानो इसी गोले का कटा हुआ भाग इस तरह कटा हुआ भाग है ये। इस कटे हुए भाग में से यदि बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश कर दी जाए, मतलब उभरे हुए पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि उभरी हुई भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण। और यदि मानो इसके धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो इस सिचुएशन के अंदर इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण कहेंगे। फिर से समझो इस बात को कि यदि इसके बाहरी उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो उसे अवतल दर्पण, यदि इसके धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। एंड अपने नेक्स्ट कौन सा, इन सभी से दर्पण से रिलेटेड जो प्रतिबिंब निर्माण है वो किस तरह समझेंगे, कि दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण और इनसे रिलेटेड मुख्य कार्तीय चिन्ह परिपाटी एंड इनकी परिभाषाएं। इस तरह ये देखो, कोई भी दर्पण था, ये दो दर्पण जिसके किसी भी एक पार्ट जो बाहरी धंसे हुए भाग या फिर बाहरी उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर दी जाए, और इस दर्पण में से ये गुजरने वाली, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये गोला था, इस तरह मानो इसको इमेजिन करो, गोला है। ठीक है। ये इनका बीच का मिडल का, जिसे अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये सारी वक्रता त्रिज्या। ठीक है। और ये पॉइंट जो होता है इसे अपने ध्रुव कहते हैं, ध्रुव, जिसे पी से लिखते हैं, अपने पी साइन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ध्रुव होता है। और जो वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र को आर से प्रदर्शित करेंगे। आर और पी के मध्य दूरी जो होती है बीच की, मिडिल के अंदर एफ जो फोकस बिंदु होता है, एफ फोकस बिंदु होता है। और एफ और पी के मध्य की दूरी को अपने फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि फोकस बिंदु से ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता दूरी कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या कह सकते हो। वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है। ये परिभाषाएं समझो आप, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनके अंदर डायरेक्टली सीधी परिभाषाएं लिखी होगी। कौन सा, ये वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या, ये ध्रुव, फोकस बिंदु और त्रिज्या, ये थे इनके कुछ एक परिभाषाएं महत्वपूर्ण जो आपको समझ में आ गई। और बिंब कौन सा होता है, जो दर्पण के सामने रखा होता है, रियल के अंदर होता है। जैसे अपने दर्पण के सामने है तो अपने बिंब है, जो दर्पण में दिखाई देगा, परछाई जो अपने आभासी काल्पनिक जो भी दिखाई देगा, क्योंकि समतल के अंदर हमेशा काल्पनिक होता है, आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता किसी सिचुएशन में। यदि वास्तविक है तो कोई ना कोई लोचा है। ठीक है, यही होता है सिचुएशन के अंदर। यदि कोई गोलीय दर्पण के अंदर वास्तविक और आभासी दोनों सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, किस तरह, ये देखेंगे अपने एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी में। कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखो, मानो कोई भी दर्पण, ये इस तरह दर्पण है। ठीक है, दर्पण से, ये दर्पण से मानो इसके बाहरी हिस्से पे पॉलिश कर दी जाए तो ये इस प्रकार इधर वाली दूरियां जो ध्रुव से इधर की ओर दूरियां, सारी दूरियां इधर की ओर, सारी दूरियां किसमें पॉजिटिव ली जाती है, सॉरी नेगेटिव। समझो इस बात को, इस प्रकार की सारी दूरियां नेगेटिव, इस प्रकार की सारी दूरियां पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। इस साइड की सारी दूरियां ऋणात्मक। दूसरी बात, ऊपर की ओर सारी दूरियां, ऊंचाइयां, यदि ऊंचाई की बात करें तो ऊपर की ओर जो ऊंचाइयां हैं वो धनात्मक होती है, और नीचे की जो ऊंचाइयां जो होती है नीचे की, वो ऋणात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक। ठीक है, ऊपर की ओर ऊंचाइयां धनात्मक और नीचे की ऊंचाइयां ऋणात्मक मानी जाती है। और इधर ध्रुव से इधर की ओर लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और ध्रुव से पॉजिटिव साइड यानी कि जो धनात्मक, यानी कि दाईं ओर जो होती है वह धनात्मक दूरियां ली जाती है। ये थी सामान्य सी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब बात करते हैं दर्पणों से संबंधित जो प्रतिबिंब निर्माण किस तरह होता है। ठीक है, दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह करेंगे। समझो इस चीज को, देखो ये अपने पास दर्पण है। अपने पहले बात करेंगे अवतल दर्पण से रिलेटेड या फिर सीधा दर्पण से, कि दर्पण के अंदर मुख्य अपने कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर स्थितियां बन सकती है। ये देखो, कोई भी दर्पण है जिसमें से ये मुख्य अक्ष है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आएगी, टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि अवतल दर्पण में
अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई, ये यहाँ पे फोकस, ये वक्रता केंद्र सी और ये ध्रुव पी। वक्रता केंद्र और फोकस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद हमेशा किससे गुजरेगी? समांतर आने वाली किरण हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है। और ये इस तरह गुजरेगी। कौन कौन सा? यदि प्रकाश किरण कोई भी है मानो जो वक्रता केंद्र यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो कि जो भी अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है टकराने के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है। किससे? फोकस से गुजरती है, ठीक है। यदि नीचे की ओर कोई समांतर किरण आएगी इस तरह, तो भी टकराने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये देखो कि मानो इस तरह कोई भी प्रकाश किरण है जो फोकस में से गुजर रही है, ठीक है, फोकस में से गुजर रही है और टकराने के बाद किससे? दर्पण से टकराने के बाद ये हमेशा ही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से टकराने, फोकस में से गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण टकराने के बाद किससे गुजरती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये थी दूसरी सिचुएशन। यदि ऊपर की ओर है तो भी ये इस तरह हो जाएगी, टकराने के बाद इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये थी दूसरी सिचुएशन के अंदर। तीसरी, अब देखो, ये देखो प्रकाश किरण पर दर्पण, ये मुख्य अक्ष और कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण मानो इसमें से देखो ध्रुव से आएगी, ध्रुव से टकराने के बाद ध्रुव यहाँ पे पी, ध्रुव से टकराने के बाद ये 90 डिग्री पे झुक जाएगी, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये इनके मध्य की दूरी जो होती है 90 डिग्री होती है। जिस तरह अपने परावर्तन कोण के अंदर जो नियम चित्र के अनुसार देखा था कि आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में अभिलंब, तो ये एक अभिलंब की भांति कार्य करेगा, यानी कि परावर्तन के नियम को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये था। और तीसरा आप देखो अपने, ये देखो स्थिति, ये आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से मुख्य एक स्थितियां जो अपने समझ में आई है। अब देखो ये तो थी अवतल दर्पण से संबंधित। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण से संबंधित। अवतल दर्पण के अंदर ये होता है कि इनके धसे हुए भाग पे पॉलिश न करके बाहरी हिस्से पे पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। ये कॉमन सी बात है कि इनके बाहरी हिस्सों पे, धसे हुए भाग पर पॉलिश न करके बाहरी हिस्सों पे पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा? उत्तल दर्पण के बारे में। ये जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, न कि एसएससी में बल्कि और भी कंपटीशन एग्जाम जो भी पूछे है ना, चाहे राजस्थान के अंदर एग्जाम है, सीईटी हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, ऐसे में जो पीछे एग्जाम है ना, साइंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनके अंदर जो बायोलॉजी है और ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ऑप्टिक्स जो मेन होता है, ऑप्टिक्स पे जिनकी पकड़ होगी बढ़िया तरीके से, प्रकाशिकी पे, और दूसरा जो बायोलॉजी के चैप्टर है ना, जिनमें वैज्ञानिक नाम वगैरह हैं, वो चैप्टर, यहाँ पर श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, जितने भी टॉपिक है, हृदय से, वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और वो करेंगे अपने आगे की क्लासों के अंदर, उनको कंप्लीट करेंगे। पहले फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उनको निबेड़ने के बाद, जो पहला अपना कौन सा था, वही कि अपने अवतल दर्पण से संबंधित, अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण की बात कर चुके थे। एंड अब बात करेंगे कौन सा? उत्तल दर्पण से संबंधित, कि उत्तल दर्पण से संबंधित, उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण किस तरह देखेंगे? ये देखो, उत्तल दर्पण आपको बताया कि जिनके अंदरूनी धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए, अंदरूनी धंसे हुए भाग पे चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को कौन सा कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरह ये मुख्य अक्ष आपको पता है जो ध्रुव पी में से गुजरती है, ये फोकस दूरी F और ये वक्रता केंद्र C, जो जिनके अंदरूनी भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। और जिनके बाहरी हिस्सों पे, जो उभरी हुई हिस्से पे पॉलिश कर दी जाए तो वो कौन सा? अवतल दर्पण होता है। तो अब अपने कौन सा उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण के अंदर पहला कौन सा? इस तरह यदि कोई प्रकाश किरण है, वो उसी तरह समझेंगे जिनमें अवतल दर्पण में था कि इसके समांतर आ रही है प्रकाश किरण, समांतर आने वाली प्रकाश किरण इनसे टकराने के बाद इस तरह विस्तृत हो जाएगी दूर की ओर, न कि इसके फोकस में से, बल्कि फोकस में से ये पीछे की ओर मिलाने पर गुजरती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे जो धनात्मक दाईं ओर जो फोकस होगा उसमें से मिलती हुई प्रतीत होती है अपने, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे टकराने के बाद इस तरह चली जाएगी, मतलब विस्तारित उत्तल दर्पण जो है फैला दिए, इसमें टकराने के बाद ये इस तरह फैल गई, ठीक है। दूसरा ये था कि यदि इसमें से ही, इसमें एक पॉइंट मेजर रहता है दोनों में से सेम, कि कोई भी प्रकाश की इस तरह ध्रुव में से आएगी तो टकराने के बाद ये 90 डिग्री का कोण पे झुक चली जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब परावर्तन का नियम इसमें भी फॉलो हो रहा है,
ठीक है, ये थे आज के अपने टॉपिक के अंदर करेंगे इनके प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह किया, क्योंकि बेसिक चीजें पहले प्रतिबिंब निर्माण आने चाहिए एंड उसके बाद अपने कोई भी सिचुएशन हो, चाहे सिचुएशन उस तरह कैसे दे सकते हैं भी उसके अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ना उसके अंदर सिचुएशन दी होगी, चाहे नेक्स्ट टॉपिक हो चाहे आपको ना करवाए हो, बनाना आना चाहिए, क्योंकि सिंपली अपने बात कर चुके हैं प्रतिबिंब किस तरह निर्माण करेंगे, तो अपने इस तरह भी दे सकते हैं यदि अपने वक्रता के अंदर और एफ के बीच के अंदर हो, यदि बिंब की स्थिति वक्रता के अंदर और एफ के बीच के अंदर हो, या फिर बिंब की स्थिति वक्रता के अंदर और अनंत आपको पता है इस साइड अनंत की ओर है, अनंत के बीच के अंदर हो, या फिर आपको कह दें कि अपने फोकस बिंदु के ऊपर ही अपना बिंब पड़ा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने प्रतिबिंब निर्माण ज्ञात करो। ठीक है, यदि अपने इन स्थितियों को करेंगे तो ही अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। कौन सा था, तो अपने आज बात कर ली उत्तल दर्पण से संबंधित, अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माणों के बारे में, एंड जो पीछे का अपने टॉपिक करवाए तो उनको क्विक रिव्यू देख लिया था। तो आज की क्लास के लिए करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।